नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ ज्वालामुखी का पार्ट 2 लेके। जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था और एक्सप्लेन किया था कि क्या ज्वालामुखी होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके निर्माण की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित विशेष जानकारी आपको पार्ट 1 में मैंने आपको उपलब्ध कराई। और उसमें मैंने बोला था कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा लास्ट में, जिनके आपको जवाब देने होंगे, जो भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेके आया हूँ। और वो वीडियो जिसने नहीं देखी पहले उसको देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग भी साथ में जवाब दीजिए। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सिलेक्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डे पर डे अब रेगुलर इस पर आपको नए नए टॉपिक और रेगुलर सीरीज मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। बताइए दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं, यानी कि कुल ज्वालामुखी का 2/3 भाग लगभग परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत पेटी को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम या कहीं बिल्कुल नहीं, यानी कि किस महाद्वीप में सबसे कम यानी कि बिल्कुल नहीं ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वो हमारे सामने होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं उपस्थित है। तो आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी, किस महाद्वीप में, हाँ, किस महाद्वीप में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट में बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। इसको हम बर्फ वाला महाद्वीप, या हम इसको सुनसान महाद्वीप या वीरान महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में आते हैं। जैसा कि अभी बताया दोस्तों, क्या आंसर होगा, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्यों प्रशांत महासागर में होंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था या पिछली क्लास में बताया था कि यह जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, विनाशात्मक प्लेट विवर्तन के सहारे पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं, जो कि अंटार्कटिका के एरेबस से प्रारंभ हो करके दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए, उसके ऊपर उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का और पूर्वी रूस, जापान होते हुए चीन, दक्षिण चीन सागर होते हुए फिलीपींस तक आते हैं, जहां पर मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी की जो श्रेणी है वो आके मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। चलिए, मध्य महाद्वीपीय कटक किस महासागर में स्थित है, बताइए। मध्य महाद्वीपीय कटक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। मध्य महाद्वीपीय कटक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर में मैं देखता हूं कि रचनात्मक प्लेट विवर्तन होता है। जब रचनात्मक प्लेट विवर्तन होता है तो वहां पे दरारी उद्भेदन होता है। दो प्रकार के उद्भेदन होते हैं ज्वालामुखी में, एक केंद्रीय, दूसरा दरारी। तो वहां दरारी उद्भेदन होता है। तो दरारी उद्भेदन में क्या होता है कि आइसलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका के केप तक क्या होता है, एक मध्य में कटक पाई जाती है, और जिससे क्या होता है कि अटलांटिक महासागर का जो नितल है उसका लगातार प्रसरण होता चला जाता है और अटलांटिक महासागर का आकार भी बढ़ता चला जाता है। इस दरार से जो लावा निकलता है वो बेसाल्टिक प्रकृति का लावा होता है और ये फैल के मतलब एक नई रचना करता है, महाद्वीपीय उसकी प्लेट की रचना करता है। तो आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है। सबसे पहले दोस्तों बताइए कि ये कहाँ स्थित है और ये होता क्या, गीजर किसे कहते हैं।
देखिए, गीजर एक ऐसी प्रक्रिया है, जब ज्वालामुखी आता है तो उसके बाद में क्या होता है कि उस छिद्र से, ज्वालामुखी के छिद्र से जहाँ से ज्वाला निकलती है, लावा निकलता है, तो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी उस जगह से गर्म पानी की फुहार निकलती रहती है, गर्म पानी निकलता रहता है। और जब गर्म पानी जमीन के अंदर से निकलता रहता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गीजर जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए। नेशनल पार्क है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गीजर उपस्थित हैं। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर सब वहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे? तंजानिया, यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप में, तो तंजानिया में स्थित है। तो ये कैसे बना हुआ है? तो कल डिस्कस किया था कि जब ज्वालामुखी आते हैं तो उससे जमीन के अंदर से निकलने वाला लावा जो होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने से निकल के वो एक साथ एकत्रित होने लगता है और ठंडा होने के बाद ये पर्वत और पहाड़ का रूप या पठार का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना? तो ये कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार का पर्वत है? तो आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है कौन सा? किलिमंजारो पर्वत, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे है, विक्टोरिया झील का निर्माण किस प्रकार से हुआ? दोस्तों बताइए। विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया, केन्या, युगांडा के बीच में स्थित है और यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी निकलती है। जैसा कि डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो उसके हम अंग पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि जहाँ से ज्वालामुखी निकल के लावा आता है बाहर, तो एक पाइप बनी होती है, उसको ज्वालामुखी पाइप बोलते थे। फिर उसके ऊपरी भाग में एक कीप के आकार का आकृति बनती थी, जिसको क्रेटर बोलते थे, और क्रेटर का जब आकार और बड़ा हो जाता तो कार्डेरा बोलते थे, और कार्डेरा का भी जब आकार बड़ा हो जाता है तो सुपर कार्डेरा बोलते हैं। और जब इसमें पानी भर जाता है तो उससे क्या बन जाता है, कीप के आकार में जब जल भर जाता है तो उससे एक झील का निर्माण हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी झील कहते हैं। और जब झील के अंदर एक झील बन जाती है, पुनः उसमें ज्वालामुखी आके एक पुनः क्रेटर बन जाता है, यानी क्रेटर के अंदर क्रेटर बन के, और जब उसमें पानी भर जाता है तो इसको घोंसलादार झील कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी ज्वालामुखी झील का ही उदाहरण है विक्टोरिया झील। तो कैसी झील है? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य में स्थित है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, भारत में ज्वालामुखी से निर्मित झील का उदाहरण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कौन सी झील ऐसी है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की लोनार झील, यानी लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे पूछे गए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बताइए दोस्तों, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हाँ, बैरन द्वीप पर स्थित। बैरन द्वीप कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप पर नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। अब ज्वालामुखी से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? देखिए, पिछला लेक्चर में मैंने बताया ज्वालामुखी क्रिया से जो चट्टानें बनती हैं, अर्थात वो लावा से बनती हैं, और लावा जो मैग्मा होता है स्टेनोस्फीयर से निकल के आता है, वो ठंडा होके पृथ्वी के ऊपर जो बनता है, तो उससे चट्टानें बनती हैं। तो चट्टानें जो बनती हैं वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं, क्योंकि ज्वाला निकला हुआ है, लावा निकला हुआ है, आग से निर्मित है, और ये जीवाश्म रहित भी होता है। अगर पूछी जाए ये चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें कैसी होती हैं? जीवाश्म होती, जीवाश्म सहित होती हैं या रहित होती? तो आप बताएंगे रहित होती। दूसरा मैंने बताया था कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान भूपरपटी के नीचे, यानी कि जो क्रस्ट वाला भाग है, उसमें भी कुछ चट्टानें बनती हैं, जैसे कि नाम बताइए। अच्छा, सिल, डाइक, लैकोलिथ, लैफोलिथ, बैथोलिथ, ये कैसी चट्टानें हैं? जो जमीन के अंदर बनती है। और भूपरपटी के ऊपर कौन सी चट्टानें बनेगी?
आग्नेय प्रकार की चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट होंगी, बैसाल्टिक चट्टानें होंगी, यानी तो हम कह सकते हैं कि आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता, आग्नेय चट्टानें। जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर किसे कहते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जमीन के अंदर से सतत रूप से निकलने वाला जो जल होता है वो लगातार गर्म होता है, और गर्म जल के बार फुब्बारे निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उसे हम गीजर कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ निकलती है तो क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। 60 से लेकर 90% तक जलवाष्प निकलता है। गैसें निकलती हैं जो बताई थी, गैसें कौन कौन सी? SO2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, सल्फर हो गया, इत्यादि गैसें निकलती हैं, बड़ी मात्रा में निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं, लैपलिव हो गया, टफ हो गया, बम हो गया, है ना, ब्रेसिया हो गया, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो गीजर क्या होते हैं? गर्म जल के स्रोत, गर्म जल के सोते। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? तो सभी लोग जानते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को बोलते हैं, स्ट्राम्बोली। ये ज्वालामुखी है, इटली के लेपारी द्वीप पे स्थित है स्ट्राम्बोली, जिससे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लगातार लावा बाहर आता रहता है और चारों तरफ प्रकाश करता रहता है, तो इसके लिए इस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइए आप लोगों के सामने, सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक तथा विनाशकारी होते हैं? तो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं, पीलियन, आंसर बताएंगे, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? आप लोग बताइए जल्दी से, मैं देख रहा हूं, आप लोग बताइए। बताइए जल्दी से। एंका कागुआ, एंका कागुआ, ये कहां पे स्थित है बेटा? दक्षिण अमेरिका में सबसे, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वतमाला, उस एंडीज पर्वतमाला पर ही अंका कागुआ नामक ज्वालामुखी स्थित है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस और। मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? बताइए दोस्तों, मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन। मैफिक लावा, जैसा कि हमें पता है लावा कई प्रकार के होते हैं, एसिड लावा, बेसिक लावा, मैफिक लावा, फेल्सिक लावा, अल्ट्रा मैफिक लावा, इनमें सबकी अलग अलग अपनी प्रकृति होती। तो मैफिक लावा जो होता है इसमें किस चीज की अधिकता होती? लोहा तथा मैग्नीशियम, लोहा तथा मैग्नीशियम। ये इसका रंग गहरा होता है और रचनात्मक प्लेट विवर्तन के सहारे पे मैफिक लावा निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, येलो स्टोन पार्क कहाँ है? जैसा कि अभी बताया यूएसए में है, गीजर पाया जाता है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, पिनाटोबा ज्वालामुखी स्थित है, पिनाटोबा ज्वालामुखी पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? एक पूरी सीरीज है ज्वालामुखी की, पूछा जाता है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, मैं अभी आपको दूंगा। तो पिनाटोबा ज्वालामुखी फिलीपींस, कहाँ स्थित है? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, किन महाद्वीप में गीजर नहीं पाए जाते? कौन से ऐसे महाद्वीप है जहाँ गीजर नहीं पाए जाते? अभी क्वेश्चन था किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अब कह रहा है गीजर नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखना है दक्षिण अमेरिका, जहाँ एंडीज पर्वतमाला है, तथा अफ्रीका, ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ पे गीजर नहीं पाए जाते। गीजर क्या है? गर्म जल के स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? लावा पठार तथा लावा मैदानों का निर्माण कैसे होता है? लावा पर्वत तो आपने देखे, जैसे अभी बताया था अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, कई हैं, कोटपैक्सी, इक्वेडोर, तमाम हैं।
अब लेकिन क्वेश्चन है लावा पठार तथा लावा मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है रचनात्मक प्लेट विवर्तन। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं भूपर्पटी की, तो क्या होता है उसके नीचे स्थेनोस्फीयर में भरा हुआ लावा बाहर निकलने लगता है, और जब बाहर निकलने लगता है तो क्या होता है कि महासागरों की तलहटी में ये पतला होने के कारण, इसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण ये फैलने लगता है, और जब फैल के ठंडा हो जाता है तो क्या होता है एक ऊंचा सा भाग बना देता है और वो समतल कर देता है महासागरों में। तो इस प्रकार यानी रचनात्मक प्लेट विवर्तन के सहारे जो लावा निकलता है उससे किसका निर्माण होता है? लावा पठार तथा लावा मैदानों का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटर। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रचनात्मक प्लेट विवर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर। तो आप आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। आप लोगों को ये सारे आंसर आने चाहिए। कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर। और आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल पे है, कहाँ पे है, कि अगर एग्जाम में आपको बैठने को दिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निवलय कहाँ स्थित है? जैसा कि बताया परिप्रशांत पेटी या प्रशांत महासागर के चारों तरफ। इधर आप छोड़ देंगे कहाँ से, यानी कि म्यांमार फिलीपींस के बाद ऑस्ट्रेलिया वाले भाग को छोड़ के सारे भाग में आता है। तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताइए आप लोग उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में बताया गया केंद्रीय उद्गार तथा दरारी। दो प्रकार का उद्गार होता है जिसको विस्तृत रूप से समझाया गया है, पीछे देख लें। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस तो कहाँ स्थित है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है मोनोलोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है बेटा डाइक क्या है? जैसा कि अभी बताया कि सिल तथा डाइक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ ये भूपर्पटी में बनने वाली चट्टानें हैं, यानी जमीन के अंदर बनने वाली चट्टानें हैं। सिल क्या होती हैं और डाइक क्या है? सिल जो होती हैं वो समतल होती हैं, और डाइक क्या होती हैं? उठी हुई चट्टानें होती हैं, मतलब एक लंबवत चट्टानें होती हैं, लंबी लंबी उठी हुई चट्टानें होती हैं, उनको हम कहते हैं डाइक। डाइक क्या है? यानी ज्वालामुखी चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टान जो कहाँ बनती है? पृथ्वी के नीचे, मतलब ऊपर पट्टी में। अगला क्वेश्चन विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ होती हैं? और सिंपल सी बात है 2/3 के आसपास ये ज्वालामुखी जो आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? 2/3 ना कहें, अगर हम इसको कहें 80% ज्वालामुखी जो आते हैं विनाशात्मक प्लेट विवर्तन के सहारे पे आते हैं। तो कहाँ पे सबसे अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं? यानी विनाशात्मक प्लेट विवर्तन, प्लेट विवर्तन के स्थान पर, जहां पर प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आ रही होती है, उसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट विवर्तन। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी में लावा किस भाग से बाहर निकल के आता है? जो ज्वालामुखी है उसमें जो लावा आता है, पूछा जाता है वो कहाँ से निकल के आता है? ऊपर तो आपका भूपर्पटी है, भूपर्पटी सॉलिड होती है तो वहां से तो निकलेगा नहीं। उसके नीचे मेंटल है, मेंटल का ऊपरी पार्ट जो होता है उसको कहते हैं स्टेनोस्फीयर। तो स्टेनोस्फीयर में पिघला हुआ मैग्मा होता है, वहीं से वो बाहर निकल के आता है। तो आप आंसर क्या होगा? स्टेनोस्फीयर। इसका आंसर क्या होगा? स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए दोस्तों, ज्वालामुखी आने का क्या कारण? पिछली लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया गया कि ज्वालामुखी आने के कारण क्या, आखिर ज्वालामुखी क्यों आते हैं या कैसे आते हैं।
तो मैंने 3 इसके आपको कारण बताए थे। एक तो बताया था कि जब प्लेटों का विवर्तन होता है तो वैकेंसी जगह खाली हो जाती है, उस जगह से निकल के लावा बाहर आ जाता है भूपर्पटी पे। नंबर 2 बताया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व उपस्थित हैं और ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, आपस में विस्फोट होता रहता है इसमें और अपार ऊर्जा निकलती है। जब विस्फोट होता है तो उस समय क्या होता है, ये भूपर्पटी को चट्टान को तोड़ देते हैं और जब चट्टान टूट जाती है ऊपर भूपर्पटी की तो स्फीयर से लावा बाहर निकलने लगता है। तो आंसर क्या इसका होगा आप बताएंगे। और तीसरा एक कारण और बताया था, वो बताया था कि यदि महाद्वीपों की बजाय महासागर में भूपर्पटी की चौड़ाई जो होती है वो कम होती है, गहराई कम होती है, तो क्या होता है महासागरों का जल जो होता है वो नीचे चला जाता है रिसके, और जब वो जल नीचे जाता है तो स्टेनोस्फीयर में गर्म होने के कारण वो क्या होता है भाप बन जाता है, यानी पानी किसमें परिवर्तित हो जाता है भाप में, और भाप का आयतन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो वो आयतन बढ़ने की वजह से भूपर्पटी को तोड़ देता है। जब भूपर्पटी टूट जाती है तो क्या होता है वहाँ से लावा निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो 3 कारण प्रमुख बताए थे, तो आप बताएंगे कि एक तो रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से, दूसरा प्लेट विवर्तन की वजह से, और तीसरा बताएंगे आप क्या जल का वाष्प में बनना। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सिंपल सी बात है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, है ना। जो शांत पड़ चुके, सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी भी सक्रिय हैं, आगे भी सक्रिय रहेंगे, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी जो पहले कभी आए थे। चलो देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी की लिस्ट आपके सामने है जिनको याद करना है, और डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। ध्यान से देखिए, और मैं साइड से हो जाऊँ जरा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, याद करना है इनको, क्या है, चिम्बारोजा। चिम्बारोजा ज्वालामुखी कहाँ पे, एक्वेडोर, एक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का देश है। माउंट पोपा म्यांमार, माउंट पोपा म्यांमार। कोह सुल्तान, कोह सुल्तान ज्वालामुखी है ईरान में। अगला है देवबंद, ये भी बेटा ईरान में, याद करना। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, क्राकाटोआ इंडोनेशिया। फ्यूजियामा ये भी जापान में है, वेरी गुड। विसुवियस इटली, बहुत सिंपल और सारे आए हुए हैं, याद होने चाहिए, सभी को याद होने चाहिए अगर जो कंप्यूटर अच्छा है। ओजल डेल सिलाडो, ये कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। ये देश कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है, चिली तांबा उत्पादक देश है, तो इनको ध्यान रखना। ओजल डेल सिलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। फिर किलाई, किलाई ज्वालामुखी हवाई द्वीप, अमेरिका का द्वीप है हवाई द्वीप, याद रखना है। माउंट एटना सिसिली, इटली के सिसिली द्वीप पर है, याद करना है। माउंट मियान, माउंट मियान और माउंट ताल, इसके नीचे लिखा हुआ है माउंट ताल। माउंट मियान और माउंट ताल ये दोनों फिलीपींस अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, इसको देखेंगे। आगे आ जाइए, हेकला, हेकला ज्वालामुखी कहाँ है, आइसलैंड। हेकला लाकी, जहाँ से प्रारंभ होती है मध्य अटलांटिक कटक, तो वहाँ पे आइसलैंड, अटलांटिक महासागर का उत्तरी द्वीप, यानी आगे आ जाइए महासागर का। आगे आ जाइए, कटमई, कटमई कहाँ है, यूएसए का पार्ट है जो रूस से लिया हुआ है। अलास्का, अलास्का पहले रूस का ही भाग था और बाद में यूएसए ने लिया था, तो अलास्का में स्थित है। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वो अलास्का में है। इसके बाद दोस्तों माउंट रेनियर और माउंट सस्ता, माउंट रेनियर और माउंट सस्ता नामक ज्वालामुखी कहाँ है, यूएसए में ही है। आगे है चिम्बारोजा, चिम्बारोजा इक्वेडोर, याद करना है। माउंट कीनिया, कीनिया में है, अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद माउंट कैमरून, कैमरून देश में अफ्रीकन कंट्रीज है, तो याद रखना है माउंट कैमरून और माउंट कीनिया, ये दोनों अफ्रीका में ही है, और ये कीनिया में है, ये कैमरून में। माउंट पीली, ये मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है, माउंट पीली। और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक और घातक होते हैं। अगला है किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। तो दोस्तों ये एक रही लिस्ट आपके सामने जिसको हमें याद करना है, और ये ज्वालामुखी का भाग 2 था। मैंने समग्र पार्ट को कोशिश किया है कि इम्पोर्टेंट जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों इसको याद करिए, और बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और एक बार फिर मैं बोलता हूँ, जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि इस पर लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा और कई एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए वो आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।